पिछले 2 दशक तक अगर किसी एक व्यक्ति का रूल रहे किसी एक राज्य में तो ये बहुत बड़ी बात होती है। लोग एक टेन्योर पूरा ढंग से पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री या एक्स मुख्यमंत्री हम कहें अब, तो नीतीश कुमार जो कि पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय से बिहार में वह मुख्यमंत्री की पद संभाले हुए थे। बिहार को उन्होंने बहुत कुछ दिया। आज भले ही जो आज के टेन्योर को देख करके या बीते कुछले समय को देख करके वो थोड़ा-सा बीमार भी चल रहे हैं, तो उसको देख करके अगर आप नीतीश कुमार को जज कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको नीतीश कुमार के टेन्योर को और अच्छे से जानने की जरूरत है। लेकिन फाइनली कोई भी अच्छी चीज या कोई भी कैसी भी चीज हो, उसका अंत कभी ना कभी हो ही जाता है। और इस 2 दशक के राजनीतिक सफर में एज ए सत्ता के रूप में 2 दशक सत्ता के रूप में एक्टिव तो जेपी आंदोलन से ही यह है, आज वो समाप्त हो रहा है। नमस्कार है दोस्तों, आप सभी लोगों को। मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, खबर यह है कि नीतीश कुमार अब दिल्ली, यानी कि अब दिल्ली कहने का मतलब कि राज्यसभा सांसद की तरफ जा रहे हैं, संसदीय व्यवस्था में जा रहे हैं, सांसद की तरफ जा रहे हैं। और उनके जाने के साथ सीएम की जो कुर्सी है बिहार की, वह खाली हो गई है। नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर कौन बनेगा बिहार का अगला सीएम। कौन से हैं 3 प्रस्तावित नाम जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ इस वीडियो को मैंने हमेशा बताया है कि हमेशा आप में करंट में जो भी खबरें रहे उसको स्टैटिक से जोड़ करके रखना है। तो आज के इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि नीतीश कुमार दिल्ली जा तो रहे हैं, लेकिन बिहार के सारे सीएमओ का इतिहास 1946 से 2026 के बीच का, साथ ही साथ हम लोग उससे पहले के भी दौर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि जिसको प्रधानमंत्री उस समय में सीएम को कहते थे, वो कौन हुए। और आज तक के जो इंपॉर्टेंट सीएम है उन सारे पहलुओं को हम जानेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो भी चीजें खबरों में रहती है वहां से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्त, करते हैं अब हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। सबसे पहले आपको बताते चले कि नीतीश कुमार जा रहे हैं दिल्ली। बिल्कुल सही सुना आपने। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों के बीच अब बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर के सियासी हलचल तेज है, जिसका लेकर के फाइनली आज नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट पर ऐलान कर दिया। जिस समय मैंने वीडियो बनाया है उस समय तक उन्होंने अपने ट्वीट करके इसका ऐलान भी कर दिया है। अगर हम बात करते हैं तो यह फैसला अमित शाह की मौजूदगी में नीतीश कुमार नामांकन जो है दाखिल कर सकते हैं। और अगले सीएम के दौर पे, यानी कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर के 3 दिग्गज सबसे आगे चल रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए कि इन्हीं 3 में से कोई ना कोई बिहार का अगला सीएम होगा। इस चीज को लेकर के तो क्लियरिटी है कि जो अगला सीएम होगा वो भाजपा से ही होगा, यानी कि बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी से कोई बिहार का सीएम होने जा रहा है। उससे पहले बीजेपी हमेशा गठबंधन रूप में रही है, एक सपोर्टिंग रोल में रही है। डिस्पाइट कि उसकी सीट ज्यादा हो या कम हो, वह हमेशा नीतीश कुमार के एज सपोर्टिंग रोल में रही है जेडीयू की, और डिप्टी सीएम उनका रहा है। लेकिन पहली बार बिहार में भाजपा की पार्टी से कोई सीएम बनने जा रहा है। अगर हम बात करते हैं तो गुरुवार का दिन, यानी कि कल का होली का दिन, यूं तो होली के रंगों में सब मशगूल थे, लेकिन बिहार के सियासी में उलटफेर देखने को मिला, जहां पे नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का मन बना लिया है। और अब बिहार में अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, यह तो चीज फिक्स है। और यह भी पता चल रहा है कि नीतीश कुमार पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नॉमिनेशन फाइल राज्यसभा का करेंगे और राज्यसभा का चुनाव जीतेंगे। आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे राज्यसभा का चुनाव कौन से पैटर्न के आधार पर होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। इसके अलावा राज्यसभा का चुनाव 16 मार्च को होगा और इसी दिन नतीजे भी आएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली नीतीश कुमार इस चुनाव को जीत ही जाएंगे। नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद अब लोगों के बीच नए सीएम, यानी कि बिहार के नए चीफ मिनिस्टर को लेकर के चर्चा है। और ये नए 3 नाम अगर हम बात करें, यानी कि सम्राट चौधरी जो एट प्रेजेंट बिहार के डिप्टी सीएम है, नित्यानंद राय जिनका जातिगत एंगल काफी परफेक्ट है सीएम बनने के लिए, और तीसरा नाम दिलीप जायसवाल का सामने आ रहा है। इन तीनों के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जानते हैं और देखेंगे कि बिहार में सीएम का जो इतिहास रहा है वह कैसा रहा है, तो उसके ऊपर भी हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले सीएम की रेस में सबसे पहला नाम सम्राट चौधरी का रहा है। सम्राट चौधरी का यूं तो राजनीतिक जीवन काफी ज्यादा दल बदल ये सब सारी चीजों पे रहा है। इनके पिताजी शकुनी चौधरी बिहार के बहुत जाने माने प्रख्यात नेता के रूप में रह चुके हैं। इनका संबंध आरजेडी पार्टी से भी रहा है, जदयू पार्टी से भी रहा है, लेकिन
भाजपा का दामन जब से इन्होंने थामा है तो भाजपा के एक्टिव लीडर के रूप में यह अपने आप को प्रदर्शित कर पाए हैं। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ मुंगेर के लखनपुर गांव में 16 दिसंबर 1968 को सम्राट चौधरी का जन्म हुआ था और राजनीति का एक प्रमुख चेहरा जो है यह बन जाते हैं। इसके बाद उनके पिता शकुनी चौधरी जो राजनीति के दिग्गज रहे और 6 बार के विधायक और 1 बार के सांसद भी रहे हैं, जबकि उनकी माता पार्वती देवी तारापुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो है काफी लंबे समय तक उन्होंने किया है। इसके अलावा अपनी शुरुआती शिक्षा वो उन्होंने गांव से पूरी की और उसके बाद सम्राट चौधरी मदुरई कामराज विश्वविद्यालय से जो हायर एजुकेशन है उसको ये प्राप्त करते हैं। सम्राट चौधरी के राजनीतिक सफर की बात अगर हम करते हैं तो 1990 में यह एक्टिव पॉलिटिक्स में कदम रखते हैं, जहां पे 1999 में राबड़ी देवी की सरकार के दौरान वह पहली बार बिहार में कृषि मंत्री बने थे। याद रखिएगा कि यह आरजेडी से पहले शुरुआत करते हैं और 1999 के दौरान जब राबड़ी देवी की सरकार बनी थी तो फॉर अ फर्स्ट टाइम ये आरजेडी की तरफ से चुनाव जीते थे और स्वाभाविक सी बात है कि यह कृषि मंत्री उस समय में रहे थे। इसके बाद साल 2000 से 2010 में वो परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। 2010 में उन्होंने विधानसभा में विपक्ष के मुख्य या इसको हम ये कह सकते हैं चीफ विप की जिम्मेवारी जो है संभाली और फिर उसके बाद दल बदल और फिर भाजपा का रुख इनका सफर रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा है, जहां पे राजद और जदयू से जुड़े रहने के बाद सम्राट चौधरी ने 2014 में बिहार की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल किया। उन्होंने राजद, जो आप लोगों ने इस किस्से को सुना भी होगा कि 13 जो बागी विधायक हैं उनके साथ मिलकर के एक बागी गुट बनाया राजद के अंदर और बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस बदलाव के बाद 2 जून 2014 को उन्होंने जीताराम मांझी की सरकार में नगर विकास और आवास मंत्री के पद के रूप में भी शपथ ली और फिर उसके बाद हम अगर बात करते हैं तो मार्च 2023 में भाजपा ने उन्हें बिहार प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया और उसके बाद जो है वो अपने एक स्ट्रॉन्ग छवि, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ उभरे और पगड़ी को लेकर के काफी विवाद में वो थे, क्योंकि जब नीतीश कुमार जब गए थे आरजेडी की तरफ तो उन्होंने बयान दिया था जो काफी विवादपूर्ण बयान था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपनी पगड़ी को तब तक नहीं बांधूंगा जब तक पगड़ी खोलूं, जब तक नहीं बांधूंगा तब तक नीतीश कुमार को मैं यहां से हटा ना दूं। हालांकि वो उस समय में विपक्ष में थे, अब दोनों साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार की नीतियों की तीखी आलोचना की और एक प्रतिनात्मक पगड़ी का संकल्प लिया कि नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने के बाद ही उतारने की कसम खाई। ऑल दाव हम अगर बात करते हैं इस पहलू के तरफ, तो इस पहलू की तरफ अगर बात करते हैं तो आज भले ही दोनों साथ हैं, आज ये पगड़ी का एंगल अब नहीं आएगा, लेकिन चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जब नीतीश कुमार पुनः भाजपा के नेतृत्व में गठबंधन सरकार में शामिल हुए तो उन्होंने यह पगड़ी जो है अपनी उतार दी। फिर जनवरी 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद सम्राट चौधरी को भाजपा के विधायक दल का नेता और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में स्थापित किया गया। इसके बाद 2025 में चुनाव में एनडीए की सरकार बनी, वह डिप्टी सीएम एट प्रेजेंट है और अब सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। इसके बाद दूसरे नाम की बात अगर हम करते हैं, जो सीएम की रेस में दूसरा नाम आता है नित्यानंद राय का। बीते भी लोकसभा चुनावों की बात अगर हम करते हैं तो नित्यानंद राय ने अपनी सीट बरकरार रखी। उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार आलोक कुमार मेहता को 60,102 वोटों के अंतर से हराकर एक प्रभावशाली जीत अपने एरिया में दर्ज की, जो कि इनके साख को दर्शाता है। 1966 में जन्मे नित्यानंद राय ने अपना जो हायर एजुकेशन है बिहार के हाजीपुर स्थित नारायण कॉलेज से पूरी की, जहां उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री यहां से उन्होंने प्राप्त की। इसके अलावा इनका सफर विधायक से सांसद तक रहा, यानी कि लोकसभा पहुंचने से पहले बिहार की राजनीति में वो काफी सक्रिय रहे, फिर सेंटर की राजनीति में आ गए, यानी कि साल 2000 से लेकर के संसद चुने जाने तक लगातार हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में वो चुने जाते थे और बिहार के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत उन्होंने किया, जहां उन्होंने पार्टी के आधार को मजबूत करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई और जो पिछड़े हैं यानी कि जो ओबीसी हैं उनसे भाजपा को कनेक्शन कराने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा बिहार की राजनीति में नित्यानंद राय को भाजपा के प्रमुख यादव चेहरे के रूप में भी देखा जाता है। तो जातीय समीकरण के हिसाब से, क्योंकि बिहार में कोई कास्ट अगर सबसे ज्यादा डोमिनेट है तो यादव है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो उस आधार से भी इनका नाम सामने आ रहा है, जहां पार्टी ने उन्हें विशेष रूप से आरजेडी के पारंपरिक यादव वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने और जो ओबीसी मतदाताओं को भाजपा से जोड़ने के लिए एक मजबूत विकल्प के रूप
रूप में पेश कर सकती है। इसके अलावा जो तीसरा नाम हमारे समक्ष आता है वो है दिलीप जायसवाल। डॉक्टर दिलीप जायसवाल का जन्म 3 दिसंबर 1963 को बिहार के खगड़िया जिले के गोगरी में हुआ था और उनकी दो संतान है, दिलीप कुमार जायसवाल हिंदू और वो एक कन्वर जाति यानी कि अगर हम बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं। इन पर कोई आपराधिक मामला नहीं है, तो साफ सुथरी छवि होने के कारण ही इनका भी नाम काफी ज्यादा लंबे समय से है। बता दें कि जायसवाल 22 से अधिक वर्षों तक बिहार भाजपा के प्रदेश के कोषाध्यक्ष यानी कि ट्रेजरी प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत थे। वहीं राज्य की नीतीश कुमार सरकार में मंत्री पद पर भी वो काफी लंबे समय तक रहे। करीब 63 वर्षीय जायसवाल की शिक्षा जो है पीएचडी है, इसीलिए उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। उन्होंने पहली बार 2009 में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के जो स्थानीय प्राधिकरण के विधानसभा परिषद चुने जाते हैं, विधान परिषद, और वह अभी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत है। तो यह भी नाम हमको काफी ज्यादा देखने को नजर आता है। तो ये तो रही तीन नाम जो बिहार में इस बार अगले सीएम के रूप में आप देख सकते हैं। आपके हिसाब से क्या आपकी राय है? क्या कोई सरप्राइज एलिमेंट भी देखने को मिल सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ये तो रहा करंट। अब मैं आपको करंट से स्टैटिक को जोड़ूंगा, क्योंकि एट द एंड देखा जाए करंट से स्टैटिक को जोड़ना ही हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होता है। तो वहीं अगर हम बात करते हैं बिहार में पहले जो अभी जो मुख्यमंत्री होता है, आजादी से पहले उसको हम प्रधानमंत्री कहते थे। एक्चुअली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, जिसके तहत बिहार में 1937 में चुनाव होता है और उस चुनाव में जो जीता उसको हम प्रधानमंत्री कहें। जैसे अगर हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता से पहले विशाल बिहार उड़ीसा प्रांत एक था और उसके आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल 1936 को अलग अलग प्रांतों में विभाजित किया गया, जहां उड़ीसा अलग राज्य बनता है, बिहार अलग राज्य बनता है और आज का प्रेजेंट डे बिहार और झारखंड को मिलाकर के एक अलग राज्य बनता है। फिर 1937 में बिहार में चुनाव हुआ और इसके तहत जो है द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई, जिसमें एक विधानसभा और एक विधान परिषद शामिल है, जिसका नेतृत्व करने वाले को हम एक प्रधानमंत्री उस समय में कहते थे। और 1937 में श्री कृष्ण सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित सरकार की प्रमुख रूप से बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने। लेकिन याद रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह जो है यह जो है चुनाव जो है जीतते हैं भले ही, लेकिन होता क्या है कि उस समय के तत्कालीन गवर्नर थे एमजी हॉलेट। एमजी हॉलेट के साथ इनकी जमी नहीं, जिसके पश्चात मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी की मुखिया यानी कि मोहम्मद यूनुस, उनको बिहार का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। तो पॉपुलर गवर्नमेंट भले ही कांग्रेस की श्री कृष्ण सिंह के द्वारा बनी, लेकिन श्री कृष्ण सिंह सरकार नहीं बनाए, जिस कारण से मोहम्मद यूनुस को बिहार का पहला प्रधानमंत्री के रूप में हम जानते हैं। स्वतंत्रता के बाद वो बिहार के नेता के रूप में और 1946 में इससे पहले मुख्यमंत्री बने। 1947 में अगर हम बात करते हैं तो भारतीय के स्वतंत्रता के साथ प्रधानमंत्री के पद पे मुख्यमंत्री के पद से बदल दिया गया और बिहार में एक लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचनात्मक जो ढांचा थे में श्री कृष्ण सिंह पहले बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में प्रख्यात हुए। वहीं अगर हम प्रधानमंत्रियों की लिस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले मोहम्मद यूनुस 1 अप्रैल 1937 से ये प्रधानमंत्री के पद पर थे और मात्र 109 दिन के बाद, क्योंकि बाद में श्री कृष्ण सिंह और एमजी हॉलेट जो समय के तत्कालीन राज्यपाल थे, दोनों के बीच में सुलह हो जाती है, जिसके पश्चात जो है 20 जुलाई 1937 से लेकर के 31 जुलाई 1939 तक 2 वर्ष 103 दिन तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार रही, जिसमें श्री कृष्ण सिंह जो थे ये मुखिया के रूप में हमें नजर आ जाते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि इसके बाद जो है वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिना पूछे और बिना जो गवर्नमेंट है उससे पूछे अंग्रेज कूद जाता है, जिसके पश्चात हम कह सकते हैं कि इस्तीफा देते हैं। हालांकि इस्तीफा 2 बार दिया जाता है। पहले दिया जाता है कि जब राजनीतिक कैदियों के छोड़ने के कारण, हालांकि वो सुलह हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है और भारतीयों को शामिल कर लिया जाता है बिना यह पूछे हुए उनसे, तभी इस्तीफा देते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह 23 मार्च 1946 से 14 अगस्त 1947 तक 1 वर्ष 144 दिन तक मुख्यमंत्री रहे एंड देन उसके बाद श्री कृष्ण सिंह आजादी के बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 से 31 जनवरी 1961 तक तकरीबन 13 वर्ष 159 दिन तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 1946 में इंटरिम चीफ मिनिस्टर थे। 1952 में चुनाव हुआ, उसके तहत प्रथम मुख्यमंत्री, और 1957 में तीसरे मुख्यमंत्री चुनाव के बाद यानी कि 3 चुनाव बैक टू बैक श्री कृष्ण सिंह जीतते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण सिंह को आजाद बिहार का पहला मुख्यमंत्री के रूप में हम जानते हैं। इतना ही नहीं, फिर आते हैं दीप नारायण।
दीपनारायण 17 दिन तक आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सीके सिंह के बाद और समझिए कि सरकार को चलाने के लिए एज ए इंटरिम चीफ मिनिस्टर के रूप में स्थापित होते हैं। फिर विनोदानंद झा आते हैं। इनका टेन्योर वापस से 1962 में चुनाव ये जीतते हैं। फिर कृष्ण वल्लभ सहाय आते हैं। इन ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एक नाम यानी कि महामाया प्रसाद सिन्हा, जो कि 1967 में चौथा विधानसभा चुनाव जीतते हैं। महामाया प्रसाद सिन्हा 5 मार्च 1967 को चुनाव जीतते हैं। इनसे एक इंपॉर्टेंट तथ्य है कि पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बिहार के, कोई अगर आपसे पूछे कि पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बिहार के कौन हुए, महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा के समय में ही जो कर्पूरी ठाकुर थे, ये कर्पूरी ठाकुर शिक्षा मंत्री थे और इन्होंने 10वीं क्लास में जो अंग्रेजी की अनिवार्यता थी इसको समाप्त किया और इसीलिए उसके ऊपर हालांकि विवाद भी होता है कि कर्पूरी डिवीजन से पास करके चिढ़ाया जाता था, लेकिन शिक्षा में एक जबरदस्त बदलाव लाने वाले कर्पूरी ठाकुर शिक्षा मंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार में ही वह उस समय में क्या थे, तो शिक्षा मंत्री थे। इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो सतीश प्रसाद सिंह 4 दिन के लिए, सबसे छोटे समय के लिए, कभी आपसे पूछे कि सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर के लिए बिहार का सीएम कौन बना, तो सतीश प्रसाद सिंह जो है मात्र 4 दिन के लिए बिहार का सीएम बने। तो शुक्र मनाइए कि एक दिन नहीं था, नहीं तो नायक का, अनिल कपूर का रिकॉर्ड तोड़ देते। अपार्ट फ्रॉम जोक, फिर बीपी मंडल आते हैं। भोला पासवान शास्त्री से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है कि बिहार के पहले फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर के रूप में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार के पहले 80 चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री। फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन पहली बार बिहार में लगता है और याद रखिएगा ये जो राष्ट्रपति शासन बिहार में लगता है उस समय में अगर हम लोग बात करते हैं तो पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगता है। कभी क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है कि उस समय में राज्यपाल कौन थे, तो कानूनगो जो थे उस समय में राज्यपाल थे। तो कानूनगो जब राज्यपाल थे तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है। फिर हरिहर सिंह का दौर आता है। फिर उसके बाद भोला पासवान शास्त्री वापस से बिहार में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है। दरोगा प्रसाद राय बहुत महत्वपूर्ण नाम बिहार के बनते हैं, ओबीसी के बहुत प्रमुख नेता, और यह बनते हैं अगले मुख्यमंत्री। फिर कर्पूरी ठाकुर जिनको हम लोग जननायक कहते हैं, इनको भारत रत्न का भी पुरस्कार मिला है, अभी आपको भी दिमाग में रखना है। फिर भोला पासवान शास्त्री, फिर केदार पांडे, फिर अबुल गफूर। अबुल गफूर से एक पॉइंट को याद रखना है कि कभी आपसे पूछ ले कि वो बिहार का पहला माइनॉरिटी, कभी आपसे पूछ ले कि बिहार का पहला माइनॉरिटी सीएम कौन था, तो अबुल गफूर जो थे ये बिहार के पहले माइनॉरिटी सीएम के रूप में जाने जाते हैं। फिर जगन्नाथ मिश्र का दौर आता है, फिर कर्पूरी ठाकुर, फिर राम सुंदर दास। फिर बिहार अनस्टेबल तरीके से आप देख सकते हैं कि बार बार राष्ट्रपति शासन लगते जा रहा था क्योंकि एक स्टेबल गवर्नमेंट बिहार में नहीं बन पा रही थी। चंद्रशेखर सिंह आते हैं, बिंदेश्वरी दुबे आते हैं, भगवत झा आजाद आते हैं। कीर्ति आजाद के पिताजी थे, कीर्ति आजाद जानते होंगे, दरभंगा से पहले बीजेपी से सांसद लड़ते थे, चुनाव जीतते भी थे, अभी तृणमूल कांग्रेस में है। तो उनके पिताजी भगवत झा आजाद जो थे वो बिहार के सीएम थे। सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद यादव, याद रखिएगा यहां से लालू का दौर शुरू होता है और लालू प्रसाद यादव का दौर यहां से शुरू होता है और उसके बाद जो है काफी लंबे समय तक इनका भी लंबा दौर होता है। फिर बनती है राबड़ी देवी मुख्यमंत्री। राबड़ी देवी से आपको याद रखना है कि बिहार की पहली फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर को अगर आपसे पूछ ले तो आपको जवाब दे देना है क्या, तो बिहार की पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी। इसके अलावा नीतीश कुमार बनते हैं, फिर राबड़ी देवी बनती हैं, फिर उसके बाद नीतीश कुमार का दौर शुरू होता है और वो दौर जो है आज फाइनली खत्म हुआ। हालांकि बीच में जीतन राम मांझी का भी कुछ लगभग 278 दिनों का टेन्योर होता है, बट नीतीश कुमार अगर सबको एड ऑन किया जाए तो अभी तक के सबसे ज्यादा लंबे समय तक सीएम रहने वाले कौन, तो नीतीश कुमार हैं। इस चीज को सारे बच्चों को दिमाग में रखते हुए चलना है। तो ये तो रही बात बिहार में करंट को स्टैट से हम लोग कैसे जोड़ते हैं। अगर आप भी 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में कुछ इस प्रकार से बिहार स्पेशल को पढ़ना चाहते हैं जिसमें हम करंट को स्टैक से जोड़ करके दिखाएं ताकि हमारा एग्जाम जो है अच्छे तरीके से कवर हो पाए। इतिहास गवाह है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, जब भी स्टॉप की पॉलिटिकल हलचलें हुई हैं, सियासी हलचलें हुई हैं, आपके एग्जाम में उस पार्टी से या उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको तैयार रहना है, चाहे रामविलास पासवान की मृत्यु हो या फिर अगर हम बात करते हैं तो बात अगर हम करते हैं तो कोई भी इस टाइप की चीजों का इंपॉर्टेंट इवेंट होता है तो वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। अगर आपको बताते चलें कि आप भी 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड आप लोगों के समक्ष एक बैच है। इस बैच में हम लोग एक 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जानदार शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। आपका प्रीलिम्स नहीं निकलता उसके पीछे का ये 5 कारण है, इसमें से एक कारण जरूर होगा कि आप बहुत सारे सोर्सेस को फॉलो करते हैं। करंट स्टैटिक का लिंकेज आपके पास है नहीं, कैसे लिंक किया जाए, एमसीक्यू को आप एलिमिनेट
डोमिनेट नहीं कर पाते हैं, आप रिवीजन प्लान आपके पास नहीं है, लैक ऑफ स्ट्रेटजी कोई भी किसी प्रकार का नहीं है, ये सब कुछ आपको हम देते हैं हमारे इस बैच में, जिसमें आप देख सकते हैं 100 डेज का टारगेट प्लान देते हैं, 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस देते हैं। बिहार स्पेशल से यह कोर्स जो है आपके समक्ष 7 तारीख से मैं शुरू कर रहा हूं। क्रक्स नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है, 72nd बीपीएससी करंट अफेयर्स का मैगजीन मिलता है, करंट अफेयर्स का सेशन मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, मॉड्यूल वाइज टेस्ट और साथ ही साथ उसको आप कंटिन्यूस एवेल्युएट कर सकते हैं, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, वन ऑन वन मेंटरशिप, करंट अफेयर्स और मेरा मेंटरशिप भी आपको मिलता है। अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो आपको मैं इनरोल करने का तरीका बता देता हूं। आप इनरोल करके मुझे 8789847319 इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं आपको आपका मेल आईडी करके आपको मेंटरशिप में ऐड ऑन कर दूंगा। याद रखिएगा, कोड आपको लगाना है आदि लाइव। कैसे अब आप इस बैच में इनरोल करेंगे, तो मैं आपको इनरोल करने का तरीका बता देता हूं। देखिए, आपके फोन में होगा क्रोम पे जाकर के सर्च कर देना है। क्या सर्च करना है मेरे भाई? तो स्टडी आईक्यू सर्च करना है। स्टडी आईक्यू जैसे ही आप सर्च करेंगे, स्टडी आईक्यू आ गया। स्टडी आईक्यू सर्च करने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपके समक्ष आएगा स्टेट पीसीएस। स्टेट पीसीएस आ गया। स्टेट पीसीएस आने के बाद आपको क्या करना है मेरे भाई, तो स्टेट पीसीएस आने के बाद ये रहा हमारा मोहब्बत बिहार, बिहार पे चले जाना है। ये रहा मिशन प्रीलिम्स का हमारा बैच। आप फाउंडेशन लेंगे तो मिशन प्रीलिम्स बैच उसमें आपको इंक्लूड मिलेगा, बट अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स बैच की बात करते हैं। इसमें आप चले जाएंगे, जो भी आपका बैच लगे, जैसे देखिए प्राइस 7227 है, भी आप मेरा कोड लगाएंगे तो देखिए कैसे प्राइस कम हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, होली ऑफर आज तक ही है, आज ही आप इस बैच में इनरोल कर लीजिए, कल से प्राइस जो है बढ़ जाएगा। आदि लाइव कोड लगाइएगा। देखिए आदि लाइव कोड लगाएं, फी हो गया 3600 रुपए। तो याद रखिएगा, कोड आपको क्या लगाना है, ADILIVE, आदि लाइव कोड लगाइएगा। आदि लाइव कोड लगा करके आप इस बैच में इनरोल हो जाइएगा। इस बैच में इनरोल करके आप हमको स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आदि लाइव कोड लगा के हम आपको आपके मेंटरशिप ऐड में कर देंगे। बाकी बैच से जुड़ा हुआ किसी प्रकार का जानकारी चाहिए तो नीचे नंबर चल रहा है 9289996924, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे एडमिशन असिस्टेंट आपको मदद देगा। बाकी आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको हम दे दिए हैं, हम आपको समय निकाल करके बात कर लेंगे। बाकी अगर आपको रैंडम बात करना है तो 9289996924 पे कॉल करके बोल दीजिएगा कि आपको आदि लाइव ही कोड लगाना है, आदित्य सर का ये मेंटरशिप चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।